नमस्कार सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन अपना जो डेवलपमेंट बायोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा था, जिसमें अपन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो पढ़ रहे थे अपन, उसमें पहला जो पार्ट अपन ने पढ़ा था कि जो नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र के अंदर वृषण कैसी स्ट्रक्चर होता है, वृषण के अंदर क्या क्या पाया जाता है, वो सभी चीज़ें अपन ने मॉर्फोलॉजिकली जो चीज़ें हैं वो पूरी डिस्कस की थी। उसके साथ में अपन ने पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो शुक्राणु का निर्माण भी अपन ने पढ़ा है। शुक्राणु के निर्माण को दो प्रोसेस में डिवाइड किया गया है। पहले अपन कहे थे कि भाई जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से लेकर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर स्पर्मेटिड तक हैप्लॉइड का निर्माण होना। अब हैप्लॉइड जो निर्माण हुआ है, स्पर्मेटिड जो बने हैं, अगतिशील जो हैं, उनसे आगे की जो प्रोसेस है जो किस में कन्वर्ट होंगे, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होंगे या स्पर्म में कन्वर्ट होंगे या गतिशील शुक्राणु में कन्वर्ट होंगे, उस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, सेकंड वाले को। तो यहाँ पर अपन कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब किसे कहेंगे कि स्पर्मेटिड से गतिशील शुक्राणुओं के गतिशील स्पर्मेटोजोआ के निर्माण की प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, मॉर्फोजेनेसिस होते हैं, मेटामॉर्फोजेनेसिस होते हैं, क्योंकि एक ऐसे स्ट्रक्चर जो है, जो एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक अलग ही टेडपोल लार्वा जैसी स्ट्रक्चर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रकार से, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी तो सीधी सी बात है, इसमें बहुत से जो चेंजेज है वो देखने को मिलेंगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। एचएल या नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड से पूंछ युक्त या टैल युक्त गतिशील शुक्राणु का निर्माण जो होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शुक्राणु कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। इसमें निम्न चेंजेज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। कौन से चेंजेस होते हैं, सबसे पहला देखेंगे अग्रभाग का निर्माण या शीर्ष भाग का निर्माण, मतलब फॉर्मेशन ऑफ हेड, कि शुक्राणुओं के अंदर एक हेड का निर्माण पहले होता है। तो वो कैसे होता है, स्पर्मेटिड के न्यूक्लियस में धीरे धीरे जल का लॉस होने लगेगा, जल की कमी होने लगेगी। कंडीशन आएगी कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगेंगे। जल के लॉस से क्रोमोसोम छोटे व मोटे होने लगते हैं, आरएनए तथा न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होने लगते हैं, मतलब गायब होने लगते हैं। न्यूक्लियोलस का मतलब केंद्रिका होने से केंद्रक में केवल जेनेटिक मटेरियल जो है वो ही शेष बचता है और लगभग सब विलुप्त हो जाते हैं, जिसमें डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन बचते हैं तथा केंद्रक धीरे धीरे इलोंगेटेड होने लगता है। केंद्रक जो है अपनी आकृति के अंदर लंबाई की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, इस प्रकार से लंबाई की ओर बढ़ने लगता है। केंद्रक धीरे धीरे इस सेंट्रिक पोजीशन में आता जाता है तथा साइटोप्लाज्म पूंछ के निर्माण की ओर चला जाता है। कुछ साइटोप्लाज्म है धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगता है और केंद्रक आगे की तरफ चलने लगता है, और कुछ साइटोप्लाज्म किस में चला जाता है, पूंछ का भाग जो बनता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और पूंछ पाई जाती है उसके अंदर चले जाते हैं। पहला जो भाग होता है हेड का, उसमें कौन सा, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है शुक्राणु का, उसे माना जाता है, क्योंकि जब अंडाणु को इसे भेदना होता है, निषेचन के दौरान अंडाणु में जब प्रवेश करना होता है, तो जो अंडाणु के ऊपर एनवेलोप पाया जाता है, ठीक है, तो उसको भेदने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए जो एंजाइम होते हैं, जो गेट को खोलने के लिए जो चाबी होती है, वो किसके पास में है, एक्रोसोम के पास में होती है। तो एक्रोसोम का निर्माण जो है वो कौन से कोशिकांग से होता है, तो गोल्जी बॉडी से होता है। गोल्जी बॉडी के अंदर छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स हैं वो किन से भरे होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरे होते हैं, ये इनके अंदर फिट होते हैं। ठीक है ना। स्पर्मेटिड की गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस से एक्रोसोम का निर्माण होता है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आरपीएससी में। गोल्जी बॉडी के छोटे छोटे वेसिकल आपस में मिलकर प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करते हैं। क्या बना लेते हैं, प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं, जिसे एक्रोब्लास्ट कहते हैं, है ना। ऐसे टर्म पूछे जा सकते हैं। एक्रोब्लास्ट किससे बने होते हैं, तो गोल्जी बॉडी से बने होते हैं, गोल्जी ग्रेन्यूल्स से बने होते हैं। प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स में और ग्रेन्यूल्स के जुड़ने से एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स का निर्माण होता है। यह केंद्रक के
अग्रभाग पर कैपनुमा लगा होता है। ये किसके आगे चला जाएगा? केंद्र के अग्रभाग आगे की तरफ बन जाता है, जो निम्न एंजाइम या पदार्थ को स्रावित करते हैं। जिनमें से मुख्य जो एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, मतलब पदार्थों को तोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि इनका मुख्य काम क्या है? अंडाणु जो है या ओवम जो है उसके अंदर प्रवेश करवाना है। किसको? शुक्राणु को। तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास में ऐसे हथियार, ऐसे एंजाइम होने चाहिए हाइड्रोलाइटिक, ताकि वो प्रवेश कर सके। तो कौन से एंजाइम्स जो हैं इसमें मुख्य पाए जाते हैं एक्रोसोम के अंदर, उनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से हैं। जैसे अपन कॉमन बात करते हैं, स्पर्मिलाइजीन। कौन सा है? स्पर्मिलाइजीन। सबसे इंपॉर्टेंट हाइलुरोनिडेज। सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर पूछा जाए कि एक्रोसोम में सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, तो हाइलुरोनिडेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ता है। प्रोएक्रोसिन ये पाया जाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम पाया जाता है। एसिड फॉस्फेटेज पाए जाते हैं। बाइंडीन पाए जाते हैं। एक्रोसिन पाए जाते हैं। प्रोटीनेज पाए जाते हैं। एस्ट्रेज पाए जाते हैं और एराइल सल्फेटेज पाए जाते हैं। फॉस्फोलाइपेज ए एंड सी जो है वो पाए जाते हैं और न्यूरोमाइनिडेज जो एंजाइम है वो भी पाए जाते हैं। हाइलुरोनिडेज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है वो है एक्रोसोम का। हाइलुरोनिडेज जो है वो ओवम तथा एग की मेम्ब्रेन में उपस्थित हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ता है और हाइलुरोनिक एसिड को जब तोड़ेगा तभी ये अंदर प्रवेश कर पाता है तथा स्पर्म को एग में प्रवेश करवाता है। किसके थ्रू? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा किसके ऊपर पाई जाती है? ओवम के ऊपर पाई जाने वाली एक परत होती है जोना पेलुसिडा। एक्रोसिन भी मुख्य रोल प्ले करती है। एक्रोसिन जो है इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के रूप में पाया जाता है। यह एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो शुक्राणु को अंडे में प्रवेश कराने में भी मदद करता है। सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट अपन देख सकते हैं नेक। कौन सा है? ग्रीवा का निर्माण। ये इसका जस्ट केंद्रक और जो हेड वाला भाग है उसके जस्ट पीछे की तरफ पाया जाता है। स्पर्मेटिड में पहले से 2 तारक केंद्रक मतलब 2 सेंट्रियोल जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है ना? सेंट्रियोल जो है वो मुख्य जो सेंट्रियोल है वो किसका काम है भाई? मुख्य है एनिमल का कैरेक्टर है। ये सभी जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं। सेंट्रियोल कोशिका विभाजन करने में सहायक होते हैं, जबकि प्लांट में इनका अभाव होता है। ये सेंटेंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्लांट और एनिमल्स में मुख्य जो डिफरेंस रहता है वो किस चीज़ का है इनमें से, तो ऑप्शन में हमेशा सेंट्रियोल मिलता है आपको। सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। दोनों सेंट्रियोल पश्च भाग की ओर चले जाते हैं, शुक्राणु के पश्च भाग की ओर चले जाते हैं। जो सेंट्रियोल केंद्र के पास रहता है उसे तो क्या बोलेंगे? समीपस्थ केंद्रक मतलब प्रोक्सिमल केंद्रक बोलेंगे। और दूसरा उससे थोड़ा दूर होता है उसे क्या बोलते हैं? डिस्टल या दूरस्थ केंद्रक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर में तो थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रक्चर, जैसे ये वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, तो यहाँ पर अपन हेड पढ़ रहे हैं। तो हेड में सबसे ऊपर की तरफ जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आवरण तो होना ही होना है। इसके ऊपर ये टोपीनुमा जो भाग है ये क्या है? एक्रोसोम है। ये वाला भाग, ये वाला एक्रोसोम। इसके अंदर जो कंटेंट है वो थोड़ा बहुत कंटेंट जो पाया जाता है वो न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, इसके अलावा सभी डिसअपीयर हो जाते हैं। ये वाला जो नेक वाला भाग है, ये वाला, यहाँ पे जो सेंट्रियोल पाया जाता है, एक ये सेंट्रियोल पाया जाता है, ये नेक वाला भाग है। और इस यहाँ पे 2 सेंट्रियोल अपन कह सकते हैं, एक ये और एक ये वाला जो है प्रोक्सिमल न्यूक्लियस और ये वाला जो है वो डिस्टल न्यूक्लियस कहलाते हैं। इस डिस्टल न्यूक्लियस से क्या निकलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो यहाँ से निकलते हुए पूरी पूंछ के अंदर तक यहाँ तक फैले हुए रहते हैं। तो ये क्या निकलते हैं? इनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। और ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा? मिडल पीस या मिडल भाग कहलाएगा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो मात्रा है वो सबसे अधिक पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसे होते हैं? स्पाइरल रूप से अरेंज रहते हैं, इस प्रकार से अरेंज रहते हैं।
ठीक है। और लास्ट के अंदर ये जो भाग है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स इससे निकलती है उसे एक्सोनीम कहा जाता है। ठीक है। एक्सोनोम जो है वो 9+2 के माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्म के अंदर अरेंज रहते हैं। टेल वाला भाग है इसके गति करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मिडल वाला जो भाग होता है वो इसको गति करने के दौरान जो इंजन के रूप में काम करता है, इसके एनर्जी प्रोवाइडर के रूप में काम करता है। तो शुक्राणु का जो इंजन है वो कौन सा भाग कहलाता है? जो मिडल भाग है वो शुक्राणु का इंजन कहलाता है, पावर ऑफ स्पर्म कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो इस प्रकार से ये किसकी स्ट्रक्चर हुई? शुक्राणु की स्ट्रक्चर होती है। अब अपन चलते हैं वापस अपने कंटेंट के ऊपर। देखो, नेक वाला भाग अपन ने बात कर ली, यहां डिस्टल सेंट्रियोल होता है। मध्य वाला भाग अगर आप देखोगे यहां पर, तो मध्य भाग या मिडल पीस जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। डिस्टल सेंट्रियोल से, देखो मैंने बताया आपको 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है। तो यहाँ पर दूरस्थ वाला जो सेंट्रियोल है से माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिलामेंट धीरे धीरे पीछे की ओर निकलते हैं, पीछे की ओर लंबाई की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसे जो फिलामेंट होते हैं, तंतु होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। और वैसे कहा जाता है तो एक्सोनिम कहा जाता है। एक्सोनिम के अंदर जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो कैसा होता है? 9+2 का पाया जाता है। मतलब सेंटर के अंदर 2 होते हैं और यहाँ पर 9 होते हैं, इस प्रकार से पाए जाते हैं। स्पर्म में एक्सोनिम 9 आउटर डबलेट, ठीक है ना, मतलब 9 जो है वो तो जोड़े के रूप में चारों तरफ पाए जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, तथा केंद्रक में 2 सिंगलेट पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये सिंगल रूप में पाए जाते हैं 2, और बाहर वाले जो होते हैं वो जोड़े के अंदर पाए जाते हैं। 9+2 का अरेंजमेंट पाया जाता है। स्पर्मेटिड में प्रेजेंट सभी माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सियल फिलामेंट, जो तंतु बीच वाला जो तंतु उसके चारों तरफ लिपटे हुए रहेंगे मध्य भाग के अंदर से, आकार से स्पाइरल कोइल के रूप में अरेंज हो जाते हैं। और ये जो अरेंज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इसके चारों तरफ, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? नेबेन कर्ण, नेबेन कर्ण कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना भी। नेबेन कर्ण जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ देखने को मिलती है? तो शुक्राणु के मध्य भाग में देखने को मिलती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक्सोनिम के चारों तरफ लिपटा हुआ पाया जाता है। उस स्ट्रक्चर को नेबेन कर्ण कहते हैं। इस भाग को पावर हाउस ऑफ स्पर्म कहा जाता है, या शुक्राणुओं का इंजन भी कहा जा सकता है इसे। यह हुआ इसका मध्य भाग। अगला पार्ट अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, टेल का निर्माण, पूंछ का, तो एक्सोनिम जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है आगे की तरफ, पतली, गतिशील कराने के लिए, उसको गति के लिए। डिस्टल सेंट्रियोल से निकला एक्जाइल जो फिलामेंट है लगातार लंबा होता रहता है, तथा कोशिका द्रव्य भी पश्च भाग की ओर तरफ चला जाता है, तथा एक पतली लंबी पूंछ जैसी संरचना निकलती है, जिसे स्पर्म की गति के लिए आवश्यक संरचना होती है। ये गति करने के लिए जरूरी है। देखो नोट लगा के यहाँ लिखा है मैंने, शुक्राणुओं के ऊपर जो प्रोटीन पाई जाती है, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाई जाती है। कई बार एग्जाम रिपीट हो चुका है। शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग जो प्रोटीन है वो पाई जाती है। इसका मतलब फर्टिलाइजिंग जो प्रोटीन है, फर्टिलाइजिंग, वो किसके ऊपर पाई जाती है? ओवम की सतह के ऊपर पाई जाती है। और एंटी फर्टिलाइजिंग किसके ऊपर पाई जाती है? शुक्राणु के ऊपर पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है आरपीएससी के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे ये वाला पार्ट आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, एक्रोसोम आ गया, न्यूक्लियस आ गया, क्रोमोसोम आ गया, नेक आ गया, और यहाँ पर एक्सोनिम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये मिडल पीस और ये वाला पूंछ वाला भाग है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे कि जो टेस्टिस जैसे अपने पढ़ा है, टेस्टिस के अंदर ये पूरी प्रोसेस चल रही है। टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पूरी प्रोसेस संपन्न होती है। तो टेस्टिस में जो सर्टोली सेल है उससे रिलेटेड कई बार फंक्शन पूछे जाते हैं। हालांकि सर्टोली सेल के जो कार्य है वो मैं लास्ट क्लास में भी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी एक बार अपन वापस इसको मैंने मेंशन कर रखा है नीचे, तो उसको भी थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। काम वही है, 2-3 काम है। स्पर्म को सपोर्ट प्रदान करना और एक नर्स सेल के रूप में काम करना, उसे पोषण प्रदान करने का मुख्य जो कार्य है वो किसका है? सर्टोली सेल्स का है। सर्टोली सेल ही अगर शुक्राणुओं की संख्या बढ़ जाए, शुक्राणु डेड शुक्राणु हो जाए, तो उनको वापस से अंदर रीएब्जॉर्प्शन का कार्य जो है
है ना, पुनः अवशोषण का जो कार्य है फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा अंदर ले लिया जाता है। तो शुक्राणुओं की अधिक मात्रा को फेगोसाइटोसिस के द्वारा अंदर ले लिया जाता है। शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देते हैं। शुक्राणु निर्माण के दौरान जो वेस्ट शुक्राणु बनते हैं या डेड जो शुक्राणु होते हैं उनका भक्षण कर लिया जाता है। शुक्राणु के द्वारा जो हार्मोन रिलीज किया जाता है, स्टार्टिंग जब टेस्टिस का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो वो फीमेल का जो ओवरी वाला पार्ट है उसको सप्रेस करने के लिए एक हार्मोन स्रावित करता है। सबसे पहले कौन सा करता है? एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो स्रावित करता है। कौन करता है? सर्टोली सेल करता है, ताकि वो फीमेल का जो सेक्सुअल पार्ट है या अंडाशय है उसका निर्माण ना हो जाए। अगर उसका निर्माण होगा तो दोनों ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, अंडाशय भी डेवलप हो जाएगा और टेस्टिस भी डेवलप हो जाएंगे। और दोनों जब डेवलप होते हैं तो ना ही प्रॉपर वो डेवलप होगा, ना ही प्रॉपर वो डेवलप होगा, और लगभग जो कंडीशन आएगी वो किनर वाली जो कंडीशंस है वो देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर ये डोमिनेंट है तो अपना हार्मोन दिखाएगा एंटी मुलेरियन हार्मोन, और ये अंडाशय के निर्माण को रोक देगा। श्रावण होता है जो भ्रूणीय अवस्था में फीमेल ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब के निर्माण को रोक देते हैं। इसी के दौरान एक इनहिबिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनहिबिन हार्मोन, और ये भी इंपॉर्टेंट है। इनहिबिन हार्मोन जो है एफएसएच के निर्माण को रोकता है। एक बीएपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है इसका निर्माण करता है। इसका मतलब ये किसका इफेक्ट दिखाता है? टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर देखने को मिलता है। तभी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो संपन्न होती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो स्रावित किसके द्वारा किया जाता है? तो लेडिंग सेल्स के द्वारा किया जाता है। लेडिंग सेल्स के द्वारा किया जाता है। इंटरसीशियल सेल्स भी कहा जाता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में पाई जाती है। अब अपन देखते हैं कि जब अपन ने ये पूरी चीज़ें पढ़ी है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जब आप पूरी प्रोसेस पढ़ते हो तो आपको जो बेसिक है टेस्टिस की जो प्रोसेस है, टेस्टिस के आसपास की जो स्ट्रक्चर है, कौन से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर पाई जाती है, वो सभी स्ट्रक्चर भी अपन देख लेते हैं। टेस्टिस की जो उत्पत्ति है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है टेस्टिस से रिलेटेड, ठीक है ना। टेस्टिस से रिलेटेड कई बार एग्जाम में आ चुका है कि टेस्टिस का जो उत्पत्ति है, उसका ओरिजिन है, वो किस परत से होता है? तो मेसोड्रम से इसकी उत्पत्ति होती है। मेसोड्रम का मतलब है जब गैस्ट्रुलेशन स्टेज होती है, डेवलपमेंट जब होता है भ्रूण का, तो जाइगोट से जो मोरला बनता है, मोरला से ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला से क्या बनता है? गैस्ट्रुला बनता है। तो गैस्ट्रुला के अंदर 3 परतें बनती है, मेसोड्रम, एक्टोड्रम और एंडोड्रम। तो मेसोड्रम से बनता है ये। अब अपन बात करते हैं एपिडेडाइमिस, मतलब अपन देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो शुक्राणु बने हैं, ये शुक्राणु कैसे होते हैं? अगतिशील होते हैं, स्पर्मेटिड होते हैं। तो इनका जो परिपक्व है, इनका संचय है, इनको न्यूट्रिशन है, इनका पूरा जो मैच्योरेशन का काम है वो कौन करता है? एपिडेडाइमिस करता है। एपिडेडाइमिस जो भाग है ये कहाँ पाया जाता है? तो किडनी के ऊपर वाले भाग के अंदर एक हाईली कोइल्डेड नलिका के रूप में पाया जाता है। जैसे अपन यहाँ पे थोड़ा सा अपन देखेंगे स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे सबसे पहले अपन अगर स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस प्रकार से अरेंज होते हैं, तो यहाँ पे अपन देखेंगे ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर है, और इस टेस्टिस के अंदर ये जो नलिका जा रही है वो हाईली कोइल्ड रहती है इस प्रकार से, और ये बाहर निकलती है। तो ये जो हाईली कोइल्डेड जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं? एपिडेडाइमिस कहा जाता है। इसका मतलब अभी जो शुक्राणु बने हैं वो किसके अंदर बने हैं? तो यहाँ जो ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर है इसके अंदर छोटे छोटे लोब्स जो हैं वो पाए जाते हैं इस प्रकार से। इन्हें क्या कहते हैं? लोब्यूल्स कहा जाता है। प्रत्येक लोब्यूल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं 1 से 3 तक। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होने के बाद में वो किसके पास में आते हैं? तो एपिडेडाइमिस के अंदर आ जाते हैं। एपिडेडाइमिस बहुत मतलब कोइल्डेड एक बड़ी नलिका होती है, उसके अंदर शुक्राणु का परिपक्वन, मैच्योरेशन और शुक्राणु के अंदर गतिशीलता। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि शुक्राणु के अंदर जो गतिशीलता है वो कहाँ होती है, तो कहोगे आप एपिडेडाइमिस में होती है। इनका मैच्योरेशन कहाँ होता है? एपिडेडाइमिस में होता है। इनका संचय कहाँ होता है? एपिडेडाइमिस में होता है। तो ये जो अगर अपन यहाँ देखेंगे अपन, तो ये टेस्टिस का जैसे भाग है,
तो टेस्टिस के ऊपर की तरफ इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये वाली, और ये यहाँ निकलती है लास्ट के अंदर, ये वाली। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगी, इसकी एपिडाइडाइमिस वाला भाग कहलाता है। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा अपन आगे देखते हैं। पहले जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये बड़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे अपन रखी है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इंटरनल स्ट्रक्चर, टेस्टिस का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, और ये कैसी है, इन नलिकाओं के अंदर बटी होती है, लोब्स के अंदर डिवाइड रहती है। और इन सभी के अंदर क्या पाए जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है इस प्रकार से, इनमें सब में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से ये शुक्राणु जो निकल कर आते हैं और यहाँ पर एक जालनुमा जो संरचना है इसमें आते हुए आपस में मिलते हैं, इस प्रकार की एक जालनुमा संरचना बनती है इस प्रकार की। इसमें क्या होता है, सभी नलिकाएं जो हैं ये आपस में खुलती है। इस नलिका को क्या कहते हैं अपन यहाँ पर, तो ये जो नलिका खुल रही है इसे क्या कहते हैं, रेट टेस्टिस कहा जाता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से निकलने वाले शुक्राणु रेट टेस्टिस का एक जालनुमा जो संरचना है यहाँ पर, ये इनसे होते हुए मर्ज होती है, सभी नलिकाएं इसमें आकर खुलती है, और ये जो नलिका है वो आगे जाके एक नलिका में खुलती है। इस नलिका को आगे यहाँ पे अपन देखेंगे तो इस प्रकार से ये नलिका के अंदर खुलती है, ये नलिका के अंदर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इफ्रेंस, इफ्रेंस नाम से दिया होगा इसके अंदर। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस इसे क्या कहते हैं, इफ्रेंट डक्टलेस या इफरेंट डक्ट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से होते ये किस में प्रवेश करती है, यहाँ से, तो आप कहोगे ये प्रवेश करती है, देखो किस में प्रवेश कर रही है, तो ये प्रवेश कर रही है आपकी एपिडिडाइमिस में, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस। तो ये एपिडिडाइमिस के अंदर प्रवेश करती है। एपिडिडाइमिस में ये सभी जाके खुलती है इस प्रकार से। और अब ये एपिडिडाइमिस में आ गया, और एपिडिडाइमिस की जो स्ट्रक्चर होती है वो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, इनके अंदर इसका मैच्योरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने काम की ये चीज़ें हैं। टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस है वो बाहर की तरफ निकलती है और बाहर की तरफ निकलकर एक नलिका का निर्माण करती है इस प्रकार से। इस नलिका को क्या कहते हैं, डिफरेंस, वासा डिफरेंस कह सकते हो, वास डिफरेंस कह सकते हो, और इसे वास इफरेंस कहा जाता है। वो जो है इसे वास इफरेंस और इसे वास डिफरेंस कहा जाता है। तो ये जो शुक्राणुओं को अब लेके जाएगी, ये नलिका जो है वो शुक्राणु को आगे लेके जाएगी, और ये नलिका शुक्राणु को आगे लेके कहाँ जाएगी, यहाँ से होते हुए यहाँ पे लेके जाएगी। इसे क्या कहते हैं अपन यहाँ पर, सेमिनल वेसिकल। कहाँ पे लेके जाएगी, सेमिनल वेसिकल में लेके जाएगी। सेमिनल वेसिकल्स जो है वो आपस में एक ग्रंथि जो है उसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है यहाँ से। इसे क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जस्ट मटर के दाने की दो छोटी सी ग्लैंड जो है वो लगी रहती है, जिसे क्या कहते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहा जाता है। और लास्ट के अंदर ये जो नलिका है वो किस में खुलती है, तो एक यूट्रस के अंदर, यूरिथ्रा के अंदर खुलती है, और ये यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा जो है वो किस में खुलती है, तो मेल के अंदर एक ही पार्ट होता है, यूरिन का और स्पर्म का, दोनों का जो है एक ही पार्ट होता है, यूरिथ्रा कहलाता है, दोनों काम करता है वो। ठीक है, तो ये टेस्टिस हो गई, और ये पेनिस हो गया, ये वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है जो कैप नुमा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ग्लेंस पेनिस कहलाता है। तो यहाँ पर ये हो गया इसका पार्ट। ठीक है, तो ये जो नलिका इसे क्या बोल रहे हैं, डक्ट डिफरेंस, वास डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। अब अपन वापस अपने पार्ट के ऊपर चलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एपिडिडाइमिस, यह हाईली फोल्डेड संरचना होती है, इसकी लंबाई 6 मीटर के आसपास हो सकती है। यह टेस्टिस के वास इफरेंस से निकलकर, वास इफरेंस अंदर वाला जो है उससे निकलती है, ये जालनुमा जो संरचना है टेस्टिस
रेट टेस्टिस जो बताई थी मैंने आपको, वहाँ से निकलती है और वहाँ से निकलते हुए बाहर की तरफ एक नलिका में खुलती है। उस नलिका को क्या कहते हैं? वास डिफरेंस कहते हैं। तो एपिडिडाइमिस जो बाहर की तरफ एक नलिका में खुलेगा उसे क्या कहते हैं? वास डिफरेंस कहते हैं। इस वास डिफरेंस को ही कटिंग करके क्या की जाती है? नसबंदी की जाती है। इसमें स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, किसमें? एपिडिडाइमिस में, तथा शुक्राणुओं का स्टोरेज किया जाता है। शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान की जाती है। इसमें शुक्राणु 1 महीने तक स्टोरेज किए जा सकते हैं। नोट, पेनिस में 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये ऊपर की तरफ 2 ग्लैंड जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है ना, 2 ब्लड की नसें पाई जाती हैं, तथा अदर भाग में नीचे की तरफ आप देखोगे तो कॉर्पस स्पंजियोसम 1 पाई जाती है। इसका मतलब 3 जो ब्लड नसें हैं वो इनके अंदर पाई जाती है। आगे आप देखोगे सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर पाई जाती है। एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन सी होती है? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट के नाम से आपने सुना होगा, प्रोस्टेट कैंसर के नाम से आपने सुना होगा कि जैसे जैसे मेल या नर की जो एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है और इनकी आकृति है साइज में बढ़ने लगती है, जिसके कारण से एक वृद्ध व्यक्ति के अंदर ये पेशाब की प्रॉब्लम को क्रिएट करती है कि उसको पेशाब के रास्ते को रोकने लगती है, धीरे धीरे यूरिथ्रा को रोकने लगती है और पेशाब क्या करेगा? वो बार बार में लगती है फिर उनको, इसलिए इसे ऑपरेशन करके बाहर निकाला भी जा सकता है। ये एक आकृति अगर देखा जाए इसकी तो सिंघाड़े नुमा आकृति होती है। इसे चेस्ट नट ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आकृति कैसी होती है? सिंघाड़े नुमा होती है और इसे चेस्ट नट के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथि का स्राव, ये एक ग्रंथि विशेष प्रकार का एक लिक्विड जो है वो स्रावित करती है। गंधयुक्त सफ़ेद हल्का एक क्षारीय पदार्थ स्रावित करती है, जो वीर्य सीमन का जो शुक्राणु आते हैं उन शुक्राणुओं में अपना जो भाग मिलाती है। ये कितना प्रतिशत भाग मिलाती है? 25 से 30% जो शुक्राणुओं के अंदर रहता है, वीर्य का जो भाग होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पदार्थ स्रावित किया जाता है उसमें कौन से पदार्थ हो सकते हैं? तो फॉस्फेट सिट्रेट हो सकता है, लाइसोजाइम एंजाइम्स हो सकते हैं, फाइब्रिनोलाइसिन हो सकते हैं और स्पर्मीन आदि प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा स्रावित जो तरल पदार्थ है उस तरल पदार्थ में क्या क्या हो सकते हैं। वृद्ध पुरुषों में मैंने कहा ओल्ड एज के जो व्यक्ति होते हैं उनमें यह ग्रंथि धीरे धीरे आकृति में बढ़ने लगती है, जिसके कारण से मूत्र मार्ग यूरिथ्रा को ये रोक लेते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है। यह शुक्राणुओं को करते क्या है? गतिशीलता को बनाए रखने के लिए। शुक्राणुओं के अंदर अगर लिक्विड की कमी होगी तो शुक्राणु गति नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह स्राव, यह लिक्विड जो है शुक्राणुओं को एक्टिव बनाता है तथा सीमन की क्लोटिंग को भी रोकता है। शुक्राणु नहीं तो हो सकता है वो क्लम्पिंग कर लें आपस में, तो शुक्राणुओं को जितना ज़्यादा लिक्विड होगा तो वो आपस में तैरते रहेंगे, फैलते रहेंगे, लेकिन क्लम्पिंग नहीं होने देंगे, तो क्लम्पिंग को भी रोकते हैं। देखो नोट, कुछ मेमल्स जो होते हैं उनकी पेनिस में एक बोन जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है ना, और नॉर्मल जो मेमल्स होते हैं उनमें मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है पेनिस में, जबकि यहाँ पर कुछ में आप देखोगे तो बोन जैसी हल्की एक संरचना पाई जाती है, जिसे बोन जैसी अस्थि की संरचना पाई जाती है, जिसे बेकुलम कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। कौन से मेमल्स में एक बोन्स जैसी जो स्ट्रक्चर है वो पेनिस के अंदर देखने को मिलता है, जिसे बेकुलम कहते हैं। तो बेकुलम की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे कि किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पर आप बेकुलम की स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हो। जैसे बेकुलम बोन, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे बेकुलम बोन कि किस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देती है। तो ये जैसे बेकुलम बोन की स्ट्रक्चर है, तो ये अलग अलग जो जीव हैं उनके अंदर अलग अलग जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल सकती है। जैसे यहाँ पर ये अलग स्ट्रक्चर है ना, ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग प्रकार की स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है बेकुलम।
जैसे वेल है, डॉग है, फिश है, कईयों के अंदर पाई जाती है ना, रैबिट है, उनके अंदर भी इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है। ये क्या कहलाती है? बेकुलम कहलाती है। तो आपको अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बेकुलम के नाम से याद रहेगा कि इस प्रकार की जो बोन की संरचना है वो देखने को मिलती है, किसमें? कुछ विशेष प्रकार के जो मैमल्स हैं उनके पेनिस के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे किसे क्या कहते हैं? बेकुलम कहा जाता है। तथा ऐसे पेनिस को क्या कहते हैं? ओसोपेनिस कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके याद रखना, इसमें जो भी टर्म्स आ रहे हैं बेकुलम कहलाता है। इनकी पेनिस को, ऐसे जो पेनिस होते हैं उसे क्या कहते हैं? ओसोपेनिस कहते हैं। जैसे किसमें पाए जाते हैं? चमगादड़ है, बैट है, वेल है, डॉग है, गोरिल्ला है, चिंपांजी में हो सकता है, मैकाक में हो सकता है और रोडोंट के अंदर हो सकते हैं। कई एग्जाम्पल आप लोग नेट पे देखोगे तो आप लोगों को और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसके। तो सेकंड जो ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि आ जाएगी? काउपर ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पर काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड को बल्बोयूरिथ्रिल ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? बल्बोयूरिथ्रिल ग्लैंड कहा जाता है। ये कहाँ पाए जाती हैं? प्रोस्टेट के नीचे की तरफ पाए जाते हैं। यह एक जोड़ी में प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे की ओर पाई जाती हैं। याद रखना भाई, एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, ऐसे एक जोड़ी में होता है या सिंगल में होता है। ऐसी जो स्ट्रक्चर है, ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमेशा पूछने लायक होती है। तो आप लोगों को ये चीज़ें कॉमन जो है वो याद रखनी है। प्रोस्टेट के नीचे पाई जाती है। यह स्टिकी, ट्रांसपेरेंट, एल्केलाइन और ल्यूब्रिकेंट मतलब तरल पदार्थ जो है, पारदर्शी तरल पदार्थ जो है वो चिकनाहट बनाए रखने के लिए स्रावित किया जाता है, जो मूत्रोजनन मार्ग यूरिथ्रा के अंदर स्रावित होते हैं, जिसके कारण से यूरिथ्रा है वो नमी से सूखे नहीं, तो नमी बनी रहती है और एसिडिटी जो है उसको भी कम करते हैं, क्योंकि इनका नेचर जो है एल्केलाइन होता है। यह तरल पदार्थ वीर्य को क्षारीय बनाए रखता है, उसको एसिडिटी मतलब एसिड बनने से रोकता है। तो ये एक ग्रंथि के रूप में पाई जाती है, छोटी ग्रंथि होती है, काउपर ग्रंथि होती है। इसे बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है। अगला पॉइंट अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अपना आ जाएगा शुक्राशय। शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जिसमें शुक्राणुओं का स्टोरेज भी किया जाता है। शुक्राणुओं के अंदर सबसे अधिक जो भाग है 70 से 80% जो सीमन का भाग है, वीर्य का जो भाग है, लिक्विड है, तरल है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है? सेमिनल वेसिकल के द्वारा स्रावित किया जाता है। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जो एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है, मूत्राशय के पश्च सतह पर पाई जाती है, काउपर ग्लैंड के ऊपर की तरफ या फिर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की तरफ पाया जाता है। यह येलो कलर का एक चिपचिपा पदार्थ है, वो स्रावित करता है। इसका तरल पदार्थ सीमन का 60 से 80% जो भाग है उसका निर्माण बनता है। इस तरल में देखो, ये जो सेमिनल वेसिकल जो है, इसका जो तरल पदार्थ होता है, वीर्य का मुख्य जो कंपोनेंट बनाता है, उसमें कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं? फ्रक्टोज सुक्रोज जो है, मोनोसेक्राइड है, वो पाया जाता है। सबसे विशेष प्रकार का जो कंपोनेंट है, किसी भी रेपिस्ट केस में कोई क्राइम ऐसा कुछ होता है तो जो फीमेल होती है उसके जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं उसमें अगर सीमन का कंपोनेंट मिलेगा आपको, तो वहाँ पर कौन सा कंपोनेंट मिलना चाहिए? तो फ्रक्टोज की जांच की जाती है। फ्रक्टोज की प्रेजेंस का मतलब है कि वहाँ पर सीमन प्रेजेंट है, इसका मतलब वहाँ पर रैप हुआ है। तो उसकी प्रेजेंस को डिनोट करने के लिए आप सुक्रोज का मतलब फ्रक्टोज का टेस्ट करते हो। तो फ्रक्टोज है मतलब रेपिस्ट वहाँ पर मतलब रैप हुआ है। ठीक है, इसके साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो भी पाया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद में सेमिनोजेलिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा सीट्रिक एसिड, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, कौन सा एसिड पाया जाता है सीमन के अंदर? तो सीट्रिक एसिड जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक जो फॉस्फोरस है, इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है वो पाए जाते हैं। पोटेशियम आयंस पाए जाते हैं, ये सभी पाए जाते हैं। फ्रक्टोज जो है वो शुक्राणुओं की एक बड़ी विशेष लक्षण है, जो मैंने बताया आपको, एटीपी प्रदान करता है। प्लस एल्केलाइन नेचर के कारण से यह लिक्विड वेजाइना कैनाल की एसिडिटी को क्या करते हैं? न्यूट्रल कर शुक्राणुओं की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसका लिक्विड इंपॉर्टेंट है भाई। देखो आगे आप देखोगे, रेप केस के अंदर महिला की योनि से या जननांग भाग से फ्रक्टोज की उपस्थिति जो है वो देखी जाती है। अगर फ्रक्टोज की उपस्थिति मिलती है, इसका मतलब वहाँ पर सीमेन का कंटेंट हुआ है। स्पर्म में सीमन में स्पर्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बचाए रखने का भी कार्य कौन करता है? स्पर्मीन जो है वो सुरक्षा प्रदान करती है। स्पर्मीन जो है वो क्या करती है? इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार, कि
शुक्राणुओं सीमन के अंदर, वीर्य के अंदर जो स्पर्म है, स्पर्म में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो कहोगे आप स्पर्मीन। स्पर्म में उपस्थित फाइब्रिनोलाइजिन जो पाया जाता है, वीर्य के क्लोटिंग के बाद में पुनः लिक्विड में बदलता है, मतलब एंटी क्लोटिंग का काम करता है। यहाँ पर एक विशेष कंपोनेंट है प्रोटामाइंस, कि प्रोटामाइंस किसे कहते हैं? ये एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हो चुका है, नेट से लेकर हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रोटामाइंस क्या होता है? प्रोटामाइंस होता है कि कुछ विशेष प्रकार की फिशेस के अंदर देखा गया कि जब शुक्राणुओं, इनके शुक्राणु जो होते हैं, उन शुक्राणुओं के अंदर केंद्रक में स्टडी की गई तो डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन ना होकर किसी दूसरे प्रोटीन के साथ में पाए जाते हैं। इसका मतलब ऐसे शुक्राणु जिनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन के स्थान पर कुछ विशेष एक्स्ट्रा प्रोटीन पाई जाती हो, तो उन प्रोटीन को क्या कहते हैं? प्रोटामाइंस कहते हैं। ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती हो कुछ शुक्राणुओं के अंदर और उनके स्थान पर कुछ विशेष एमिनो ग्रुप युक्त कुछ अन्य प्रोटीन्स पाई जाती हो, तो उसे प्रोटामाइंस कहते हैं। और ये डिस्कवर्ड जो है वो किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर अपन जॉन फ्रेडरिक मिशर के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1870 के अंदर। किसमें? साल्मोन जो फिश है उसके अंदर देखा गया था। स्पर्म में डीएनए के साथ में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, जो स्पर्म जीनोम को कंडेंस करके रखती है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन को रिप्लेस करती है। जैसे साल्मोन है, डॉग फिश है, इनके अंदर देखने को मिलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट अब आ जाएगा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का अलग से पार्ट बनाएंगे अपन, क्योंकि आपके टॉपिक में मेंशन अलग अलग जो भी टॉपिक आपके मेंशन किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो इस बुक के अंदर टॉपिक है वो भी मेंशन अपन ने कर रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का लेक्चर। तो अपन कल नेक्स्ट वीडियो जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज का अपना पार्ट समाप्त होता है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।